में असद के पतन के बाद तुर्की को लगता था कि उसे सबसे बड़ा फायदा होगा। अर्दोगान को ऐसा लगता था कि उसका ऑटोमन एम्पायर वाला सपना कम से कम सीरिया की ज़मीन पर तो साकार हो ही जाएगा। लेकिन उसके आगे इजराइल ने एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में सीरिया के बदलते उस हालात की चर्चा जो कि अर्दोगान के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड को धोखा देते हुए, ईरान और रूस को धोखा देते हुए जिस तरह से तुर्की ने STS यानी हयात अल शाम को हथियार और सैन्य बल प्रोवाइड किया, जिसके दम पर STS और उसका मुखिया अल जुलानी इदबिल से निकलते हुए दमिश्क तक जीतते चला गया, यानी 300 किलोमीटर का इलाका जिसके बीच में एलेप्पो, होम्स और हमा भी उसने जीता और असद को देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया, असद की सत्ता को जमींदोज कर दिया। उससे ऐसा अर्दोगान को लगता था कि सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को होने वाला है, क्योंकि तुर्की सपोर्ट कर रहा था हयात अल शाम को। तुर्की के सपोर्ट से एक और विद्रोही संगठन जो वहां पर रहा है वो है सीरियन नेशनल आर्मी यानी SNA, और दोनों के हाथों में सत्ता का ट्रांसफर होते हुए देखना चाहते थे अर्दोगान। साथ ही अर्दोगान चूंकि SDF से खौफ खाते हैं, वो दूसरा संगठन जो कि कुर्द विद्रोहियों का संगठन है और वो तुर्की के ही सीमा पर है, उसे समेटकर पूरा का पूरा सत्ता जो है वो अर्दोगान चाहते थे कि हयात अल शाम और सीरियन नेशनल आर्मी को ट्रांसफ़र हो जाए। हयात अल शाम का मुखिया जुलानी जो है वो असद के बाद सत्ता संभाले। लेकिन बड़ा खेल नेतन्याहू ने कर दिया। नेतन्याहू ने अपनी सेना को गोलन हाइट्स से नीचे उतार दिया। सबसे पहले इजराइल ने कब्जा किया स्ट्रेटजिक पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट गोलन हाइट के बाद उसके बफर जोन को। इसके साथ ही नेतन्याहू ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि वो तमाम हथियारों के भंडार, आर्टिलरी, नेवी के इंस्टॉलेशन और साथ ही केमिकल वेपन्स जो कि विद्रोहियों के हाथ जा सकते हैं, उनकी ताकत को बढ़ा सकते हैं, हयात अल शाम और SNA यानी सीरियन नेशनल आर्मी की ताकत को बढ़ा सकते हैं, वो कतई नहीं होना चाहिए। और ऐसे में 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि इजराइल ने 500 हमलों को अंजाम पिछले आप देखिए 4 से 5 दिनों में दिया है। केमिकल वेपन के स्टोरेज, आर्टिलरी, आर्मर्ड जो एयर बेस हैं, फाइटर जेट्स हैं, जो नेवल बेस हैं, खासतौर पे सीरिया के जो कि आप देखिए कि तो लताकिया पोर्ट के इलाके में आपको दिखाई देंगे, अल बकत पोर्ट की तरफ दिखाई देंगे, उस सबको पूरी तरह से निस्तेनाबूद इजराइल की सेना ने करने का दावा किया है। और इजराइल की तरफ से जो फाइटर जेट्स F-15, F-16, F-18 जिस तरह से बॉम्बिंग करते नजर आए हैं, उन्होंने लगभग आप समझिए कि असद की सत्ता के दौरान उसकी आर्मी के पास जो ताकत था, चाहे वो नेवल बेस हो, चाहे एयर बेस हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे आर्मर्ड हो, उस सबको तबाह कर दिया है। क्योंकि नेतन्याहू ने प्लानिंग की कि ये सारे हथियार, गोला बारूद और सैन्य ताकत किसी भी कीमत पर उन विद्रोहियों के हाथ नहीं जाना चाहिए जिन्होंने असद की सत्ता को हिला दी। क्योंकि ऐसे में इस ताकत से लवरेज होकर अगर हयात अल शाम उसका मुखिया जुलानी SNA के सपोर्ट से दमिश्क में काबिज होता है तो वो इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। वो फिर से एक बार जेरूसलम राग अलाप सकता है, वो फिर से एक बार जो गोलन हाइट्स है वहाँ पर इजराइल की सेना के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है। वो जेरूसलम के साथ साथ आप समझिए कि फिलिस्तीन के कॉज को भी उसी तरह सपोर्ट दे सकता है इस्लाम के नाम पर, जैसा कि असद देता रहा, असद की सत्ता देती रही और साथ ही ईरान के प्रॉक्सी देते रहे, ईरान देते रहे। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हुए नेतन्याहू ने दरअसल सबसे ज़्यादा किसी का इस्तेमाल किया है तो अर्दोगान का किया है। अर्दोगान जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त विलेन के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि अर्दोगान के सपोर्ट से ही STS जो है वो खड़ा हुआ। हयात अल शाम जो कि महज एक छोटे से पॉकेट में इदबिल में सिमट कर रखा गया था, वहाँ पर अर्दोगान ने तुर्की की 15,000 की सेना और भारी पैमाने पर ड्रोन, B2B जो उनका सबसे ताकतवर ड्रोन है, उसके अलावा अपने आर्मर्ड और साथ ही आप देखिए तो मैन पैड और तमाम सैन्य साजो सामान दिए, जिसके दम पर असद की सत्ता को हिलाने में STS कामयाब रहा। क्योंकि असद की सत्ता के खिलाफ जनता में भी खिलाफत थी और असद की सत्ता को सपोर्ट करने वाले दो सबसे ताकतवर एलाई रूस और ईरान जंग के मैदान में ऑलरेडी भिड़े हुए थे। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वह असद के लिए लड़ सकें। इस समय का इस्तेमाल करते हुए STS को आगे बढ़ाते हुए, SNA को आगे बढ़ाते हुए अर्दोगान ने असद की सत्ता को तो समेट दिया, लेकिन अब तुर्की के ख्वाबों को चूर चूर करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। इजराइल ने जिस तरह के बयान जारी किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से SDF पर तुर्की अपने हमले ना करे, उसे रोकते। SDF, जी हाँ,
दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर संगठन जो कि सीरिया की जमीन पर दिखाई देता है, यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो कि कुर्द समूह है, जो कि तुर्की के लिए खतरा है, क्योंकि तुर्की के ज़मीन पर जो पीकेके है, जिसे तुर्की ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, जो कि एक अलग स्वायत्त देश की मांग के लिए तुर्की के ज़मीन पर लड़ रहा है, उसे कोई और नहीं बल्कि सीरिया की ज़मीन से एसडीएफ सपोर्ट करता है, यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स से सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुर्की को ऐसा लगता था, अर्दोगन को ऐसा लगता था कि ये सही वक्त है कि असद की सत्ता गई, अब कुर्द की ताकत भी खत्म कर दी जाए। सत्ता का ट्रांसफर जो असद के छोड़ के जाने के बाद है, वो दरअसल अल जुलानी के हाथों में कर दिया जाए। एसटीएस और एसएनए मिलकर दमिश्क से अब सीरिया की सत्ता चलाएं और उसको तुर्की सपोर्ट देता रहे। लेकिन ये ख्वाब चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि एसडीएफ भले ही तुर्की के नज़र में आतंकी संगठन है, लेकिन एसडीएफ अमेरिका के सपोर्ट से खड़ा हुआ एक ऐसा संगठन है जो आईसिस को काउंटर बैलेंस करने के लिए दरअसल अमेरिका ने सीरिया की ज़मीन पर खड़ा किया। और एसडीएफ को अब खुलकर इजराइल सपोर्ट कर रहा है। इजराइल ने तुर्की को धमका दिया है कि आप एसडीएफ के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, कुर्दों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई न करें। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी ये बयान जारी कर दिया है। और ऐसे में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोई ठगा महसूस कर रहा है तो वो कोई और नहीं, जो अर्दोगन हैं। न घर के रहे न घाट के रहे। और ऐसी स्थिति अर्दोगन किस लिए पैदा हुई है, क्योंकि इजराइल वॉर के दौरान देखिए तो इजराइल को अर्दोगन धमकियां देते रहे। वो दरअसल जेरूसलम और साथ ही फिलिस्तीन के कॉज को लेकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन अंदर खाने में उनकी केमिस्ट्री इजराइल से बनी रही, जिसके कारण इजराइल के व्यापार या फिर यूँ देखिए कि सप्लाई चेन को कहीं भी तुर्की ने अपनी तरफ से डिस्टर्ब नहीं किया, उल्टा इम्पोर्ट बढ़ता रहा और वाणिज्यिक संबंध भी मजबूत हुए। लेकिन मौके की ताक में बैठे हुए नेतन्याहू ने अब अर्दोगन को भी उनकी औकात दिखा दी। और ऐसी स्थिति में देखिए तो सीरिया अब ऐसे हालात में खड़ा है जहां पर जुलानी की ताकत कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। जुलानी अब खुद कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें अब और ज़्यादा वॉर नहीं लड़ना। दरअसल अमेरिका और इजराइल को ऐसा लगा कि जिस तरह से तालिबान के हाथों में अमेरिका की सैन्य ताकत ट्रांसफ़र हुई और तालिबान की सत्ता जो है वो अफगानिस्तान में मजबूत हो गई, ठीक ऐसी स्थिति एसटीएस और एसएनए मिलकर तुर्की की सपोर्ट से दमिश्क में कर सकते हैं। और हथियार किसके होंगे, तो असद की सेना की। ऐसे में इजराइल ने काउंटर बैलेंस करते हुए अपने प्लान के तहत वो तमाम हथियार, वो हथियारों के जखीरे, सैन्य ठिकाने, नेवल बेस, एयर बेस, सब कुछ तबाह कर दिया। अब क्या होगा अर्दोगन का? अब अर्दोगन का अगला चाल क्या होगा? जाहिर तौर पर अर्दोगन के लिए अपना जो ख्वाब है ऑटोमन, वो तो सीरिया की ज़मीन पर अब कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये और बात है कि अब चूंकि नेटो का मेंबर होने के कारण अर्दोगन ने और तुर्की ने अमेरिका के प्लान और इजराइल को सपोर्ट देने के लिए जो अंदर खाने की डील की थी वो बाहर प्रदर्शित कर दिया। ऐसे में अर्दोगन की साख तो मिट्टी में मिली ही, साथ ही उनका ड्रीम भी चकनाचूर हो गया। अब आगे के विकल्प क्या बचते हैं? अब आगे के विकल्प हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर भले ही अर्दोगन अपनी सत्ता को बनाए रखें, और साथ ही आप देखिए तो तुर्की की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एसडीएफ के साथ उनको आने वाले दिनों में समझौता करना पड़े, या फिर अपनी 900 किलोमीटर की बाउंड्री को वो आने वाले दिनों में सुरक्षित करने के लिए वहाँ पर तार बेड़े जैसी चीज़ें लगा लें। लेकिन सीरिया की ज़मीन पर कब्जा करने का उनका ख्वाब पूरा तो नहीं होने वाला। दूसरी तरफ इजराइल इस समूचे ही उठापटक में सबसे बड़ा देखें तो फायदेमंद दिखाई दे रहा है, जो कि सीरिया की ज़मीन पर भी कब्जा कर रहा है, जिसके लिए अब सीरिया की ज़मीन पर ईरान नहीं है, जिसके लिए सीरिया की ज़मीन पर रूस की ताकत नहीं है, जिसके लिए अब सीरिया की ज़मीन पर ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हिजबुल्लाह की ताकत भी नहीं है। यानी ये समूचा जो सीरिया में उठापटक हुआ है, जिसमें सबसे बड़े किरदार के तौर पर कोई और नहीं अर्दोगन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान भी अर्दोगन को हो रहा है। और समूचे प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हम देख रहे हैं कि इजराइल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह है सीरिया के हालात, यह है सीरिया की स्थिति जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे हो रहे हर डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराते रहेंगे, इसी तरह सीरिया से जुड़ी स्थितियों से आपको परिचय कराते रहेंगे, और हम विश्लेषण लेकर आगे भी आपके समक्ष सीरिया से जुड़े हुए पेश करते रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।